अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में अपना अफ़साना लाई हूँ। मुक़द्दर का सिकंदर। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मंसूर अपनी धुन का ऐसा पक्का था कि 1000 बार इनकार के बावजूद सुल्तान ज़ीशान जैसे ही शहर में वारिद होते वो उनको फ़ोन करके हाल अहवाल दरियाफ़्त करता। फिर कहता, सर आ जाऊँ इंटरव्यू के लिए। और मलिक सुल्तान ज़ीशान बड़े ही मीठे लहजे में जवाब देते, ओ पुत्र, मैं तुझे कैसे बताऊँ कितनी इमरजेंसी में आया हूँ, बस इस बार बख्श दे। अगली बार आऊँगा तो सबसे पहले तेरे अखबार के लिए इंटरव्यू दूँगा। ओके सर, मंसूर तायद में कहकर खुदा हाफिज़ कहता और फ़ोन बंद कर देता। लेकिन इस बार जब वो आए सुल्तान ज़ीशान शहर में तो उन्होंने ख़ुद से उसे फ़ोन किया और प्यार भरे लहजे में कहने लगे, आजा पुत्र, तू भी क्या याद करेगा। ओके सर, कब आऊँ? मंसूर ने सवाल किया। पुत्र, कल दोपहर का खाना हमारे साथ खाना है। इसकी क्या ज़रूरत है? मंसूर ने भी बहुत ही अदब के साथ कहा, नहीं नहीं पुत्र, ये तो हमारी रीत है, हम मेहमान की मुदारात में आंखें बिछाते हैं। फिर तू तो है भी मेरा पुत्र। सुल्तान ज़ीशान की लहजे की मिठास ने मंसूर का दिल मोह लिया, लेकिन वो कहते हुए झिझक रहा था कि उसका फोटोग्राफर भी उसके साथ होगा। क्या बात है, तुम कुछ उलझे हुए लग रहे हो। सुल्तान ज़ीशान ने उसकी परेशानी भांप कर कहा। सर, वो मेरा फोटोग्राफर भी मेरे साथ होता है, मंसूर ने कहा। तो सुल्तान ज़ीशान फ़ौरन बोल उठे, जम जम आए पुत्र, तुम भी आओ, वो भी आए, ठीक है ना? जी सर, इस बार मंसूर ने कहा। ठीक है पुत्र, कल की मुलाकात में मिलेंगे, खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद हो गया। अगली सुबह 10 बजे उनके हल्के के कुछ बाअसर अफराद उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, इसलिए मलिक साहब ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। चाइना बोस्की के क्रीम कलर के कुर्ते के साथ सफ़ेद खड़खड़ाते लट्ठे की शलवार, पाँव में सलीम शाही खुस्सा, सर पर सुनहरे तिल्ले की काम वाली पगड़ी और पगड़ी के ऊपर उनकी शान और शौकत का सिंबल तुर्रा। हाथ में राडो घड़ी पहनने की बारी आई तो अचानक उन्हें फ्रीज़र में रखी हुई बटेरें याद आ गईं। ये बटेरें उन्होंने पिछले महीने शिकार की थी और इसी शिकार के दौरान उनकी घड़ी कलाई से निकलकर गिर गई थी, जिससे उनका वफादार मुलाजिम ढूंढ कर लाया था। शानो उनका वो मुलाजिम था जिसके माँ बाप भी उनके पुरखों की खिदमत में अपनी हड्डियाँ घिसकर आजहानी हो गए थे। अभी वो अपनी सोचों व गलता तैयारी के आखिरी मरहले में थे कि शानो उनके दरवाजे पर आ मौजूद हुआ। अच्छा शानो, तू तो बग़ैर सदा दिए आ गया, अभी मैं तुझे याद ही कर रहा था। खैर तो है साहब। शानो ने कंधे पर पड़े हुए अंगोछे को दोबारा बिला सबब ठीक किया। हाँ पुत्र, सब ठीक है। मैं चाहता हूँ आज दोपहर के खाने पर बटेरे भी भून ली जाएं तो खाने की रौनक दोबारा हो जाएगी। दोपहर का खाना हम मीडिया के बंदों के साथ खाएंगे। सुल्तान ज़ीशान ने कहा, जी साईं, मैं खुद भी यही चाह रहा था। शानो ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ हस्बे आदत जोड़कर सुल्तान ज़ीशान के पास से उल्टे पैरों लौट गया। मेहमान तवक्का से बढ़कर ही उनका वक्त ले चुके थे। उन्होंने घड़ी पर नज़र डाली और मेहमानों को रुखसत किया, खुद आराम की गरज से अपने बेडरूम में आ गए। फिर उनके दिए हुए वक्त के ऐन मुताबिक मंसूर अपने फ़ोटोग्राफ़र हसीब के हमरा हवेली के दरवाजे पर था। मंसूर ने जैसे ही बेल पर हाथ रखा, शानो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गया। खुश आमदीद, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर बोला, अंदर तशरीफ़ ले चले। हसीब और मंसूर दोनों उसके पीछे पुरशिको हवेली में दाखिल हो गए। दो रोया सब्ज रविश के दरमियान अच्छा खासा फासला तय करके इमारत के किला नुमा दरवाज़ा मौजूद था।
अचानक शानू ने उनके रूबरू ठहर कर कहा, आप इधर आ जाएं सरकार। मंसूर और हसीब ने देखा कि वो नफीस और हसीन ड्राइंग रूम के दरवाजे पर थे। मैं अभी आता हूँ, आप बैठिए, ज़रा सरकार को आपकी आमद के लिए बता दूँ। और फिर शानू तेज़ी से वापस चला गया। मंसूर ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, दबीज़ कालीन में पैर धंस जाने के सबब वो औंधे मुंह गिरते गिरते बचा। संभल के यार हसीब। जल्दी से उसको पकड़ना चाहा तो मंसूर संभलते हुए सरगोशी में बोला, नेक शुगून नहीं है मंसूर, खुदा को मानो, पढ़ लिख कर भी वहमी बातें कर रहे हो। वो दोनों अब सोफे पर बैठ चुके थे। सोफे क्या थे, बस यूं लग रहा था तख्ते ताऊस पर बैठे हैं। मंसूर ने अब कमरे में तायराना नज़र जो डाली तो एक दीवार पर बबर शेरों की कई खालें सजी हुई थीं। हर खाल के हमराह वो हथियार भी सजा हुआ था जिसने इस दरिंदे को शिकार किया था। दूसरी दीवार पर कम खतरनाक जानवरों के सर अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। मंसूर और हसीब चुपके चुपके कमरे में मौजूद नवादिरात पर तबसरा कर रहे थे कि सुल्तान ज़ीशान ने अपनी आमद का एहसास दिलाया और वो दोनों फुर्ती से मुस्तैद खड़े हो गए। जागीरदार साहब ने बारी बारी दोनों को गले लगाकर हाथ मिलाया, फिर इन दोनों के रूबरू बैठकर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, जबकि हसीब फ़ोटोग्राफ़र उनसे मुअद्दबाना इजाज़त लेकर एक जानिब अपने फ़ोटो स्टैंड को लेकर खड़ा हो गया ताकि रिकॉर्ड कर सके मुलाकात को। कहो पुत्र, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, मैंने यहाँ आने से पहले रास्ता समझकर लिख लिया था, अभी भी जेब में पड़ा है। शाबाश पुत्र, काफ़ी समझदार हो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सर, इससे पहले जब आप पाकिस्तान आते थे तो ज़ीशान हाउस में ठहरते थे। ज़ीशान हाउस तो हमारा देखा भाला था। ये शहर से बाहर भी और काफ़ी पुरपेज रास्तों के बाद मिला है। मंसूर ने कहा, हाँ पुत्र, ये भी हमारे विरसे में है, पर हमारे दीगर अजीज़ इसमें रहते थे, उनको दूसरी जगह मिल गई। कैसे मिल गई? खैर तो है? मंसूर ने सवाल किया। हाँ जी, वो इस्लामाबाद में वज़ीरों की रिहाइशगाह में चले गए, वहाँ पर उन्हें वजारत मिली तो वज़ीर मेंशन भी मिल गया, वो भी पूरा महल है। अच्छा सर, मंसूर ने कहा, आप तो ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक इस बार के इलेक्शन में आपके मुखालिफिन ने मंसूबा बनाया है कि वो आपके वतन की में गैर मौजूदगी को इशू बनाएंगे और इलेक्शन में आपकी पोजीशन को कमज़ोर करना चाहेंगे। मंसूर ने सवाल ख़त्म किया तो सुल्तान ज़ीशान बेनियाजी से गोया हुए, ऐसा मुमकिन नहीं है पुत्र, मैं बेशक ज़्यादातर बाहर होता हूँ, वहाँ मेरी फैमिली है, और देखो कौमी असम्बली जब अपना इजलास 3 महीने में बुलाएगी तो मैं क्यों खामखा पाकिस्तान के चक्कर लगाता बैठूँ। जहाँ तक मेरे वोट तोड़ने की बात है तो मेरे बंदे शिकारी अकाब की तरह मेरे हलकों में मेरे वोटरों को जानते हैं। हमारी तैयारी पहले से होती है। हम इलेक्शन को एक ढोंग समझते हैं और उस ढोंग का हिस्सा खेल समझकर हिस्सा ले लेते हैं। फिर मेरे हलके में कोई दूसरा उम्मीदवार मेरा मद्दे मुकाबिल बनने की सोच भी नहीं सकता है। जिसको अपनी क़ज़ा आवाज़ देनी होगी वो मेरे मद्दे मुकाबिल आएगा। ये बात हुकूमत के सारे ऐवानों में सभी जानते हैं। सुल्तान ज़ीशान के लहजे में रऊनत खटकने लगी। यानी आपको यकीन है कि आप अपने वोटरों के दरमियान जाएं या न जाएं, कामयाबी ही आपका मुकद्दर है। हाँ पुत्र, ऐसा ही समझ लो। वैसे हमारे मज़ारे, हमारे कमी जानते हैं कि हम उनसे क्या चाहते हैं। अच्छा सर, एक बात और मैं पूछता हूँ, मंसूर ने कहा, ये आप अपने इलाके में स्कूल नहीं बनाते हैं। जब स्कूल नहीं है तो फिर आपके मज़ारों के बच्चे तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं? सुल्तान ज़ीशान ने मंसूर के जवाब में एक कहकहा लगाया और फिर कहने लगे, पुत्र तू बड़ा नादान है। इतना तो सोच ज़रा, अगर हम मज़ारों के बच्चों को स्कूल में पढ़ाने को स्कूल बना कर देंगे तो ये ज़मीनें जो हमारे पुरखों से हमारे वजूद तक चली आ रही हैं, क्या वीरान नहीं हो जाएंगी? इनको कौन देखे भालेगा? जी सर, मंसूर ने तायद में हिलाया सर अपना। एक बात और। नहीं पुत्र, एक बात नहीं, 100 बात पूछो।
सर, सियासत के मैदान में आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपके दादा का नाम चला ही आ रहा है, ये कब से है? मंसूर ने सवाल किया। बस पुत्र, ये समझ लो, ये ऊपर वाले की देन है, उसने हमारे लिए सियासत का मैदान रखा। मेरे फोर फादर्स सियासतदान ही थे, अब मेरे बाद मेरा बेटा मेरी जगह लेगा। यूँ समझ लो हम मुकद्दर के सिकंदर लोग हैं। अच्छा सर, मंसूर ने कुछ और पूछने के लिए जैसे ही चाहा, कमरे में शानू ने आकर मुदाखलत की। साईं, खाना लगा दिया है, तशरीफ़ ले आए। शानू वापस चला गया और सुल्तान ज़ीशान प्यार भरे लहजे में गोया हुआ, चलो बाकी बातें खाने की मेज़ पर हो जाएंगी। खाने से फारिग होकर सुल्तान ज़ीशान के पास मज़ीद मेहमान आ गए थे, इसलिए मंसूर और हसीब उनसे इजाज़त लेकर वापस आ गए। मंसूर ने हसीब फ़ोटोग्राफ़र की खींची हुई तस्वीर के हमरा जागीरदार सियासतदान सुल्तान ज़ीशान के फ़ीचर का पोर्टफोलियो तैयार कर लिया था। गुज़िश्ता कई दिन से मंसूर और हसीब को काफ़ी मसरूफ़ियत रही थी, इसलिए वो दोनों आज काम जल्दी ख़त्म करके अपने अपने घरों को रवाना हो गए। रात 9 बजे तक मंसूर भी बिस्तर पर चला गया। खूब थकन के बाद आरामदेह बिस्तर ने उसको खूब गहरी नींद सुलाया, लेकिन सिर्फ चंद घंटे बाद ही मंसूर के सरहाने रखा हुआ उसका सेल शोर मचाने लगा। हेलो, नींद के खुमार भरे लहजे में उसने फ़ोन पर कहा। हसीब की आवाज़ पहचान कर बोला, क्या है यार, बोलो। हाँ मंसूर, सुन यार ज़रा दिल कड़ा करके, क्या हुआ जल्दी बताओ। वो सुल्तान ज़ीशान को हवेली के अक़बी दीवार से फलांग कर आने वाले नामालूम कातिलों ने मार डाला है। साथ में उनका वज़ीर बेटा मुहाफ़िज़ भी मारे गए हैं। मैं कैमरा रेडी कर चुका हूँ, जल्दी से आ जाओ। कल सुबह हमारे पेपर में सबसे पहले गर्मा गर्म खबर हमारी तरफ से दी गई होगी। मंसूर नींद में के खुमार में था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को जगाया। अच्छा यार, आता हूँ, नींद से बोझल आवाज़ में उसने कहा और फ़ोन एक तरफ रखा और बिस्तर से उतर पड़ा। तैयार होकर उसने सबसे पहले अपने दिमाग को जगाया ताकि रास्ता अच्छे तरीके से वो गाड़ी ड्राइव कर सके। रास्ते में उसके जहन में एक जुमला सरसराने लगा। पुत्र, हम मुकद्दर के सिकंदर लोग हैं, ऊपर वाले ने सियासत का मैदान हमारे लिए ही तो बनाया है। और फिर ये देखो, अगर हम अपने वोटरों को ऐसे छोड़ दें तो हमारे वोटर तो इधर उधर निकल जाएंगे। हमारे वोटरों की गिनती रहती है, हमारे वोटरों पे नज़र रखते हैं हमारे जो अकाब हैं, और हम इलेक्शन से पहले ही सबसे मामलात तय कर लेते हैं। अगर हम उन्हें छोड़ दें अपने मुखालिफिन के लिए तो फिर हमारी सियासत कहाँ जाएगी। उनका कहा हुआ एक एक लफ्ज़ मंसूर के दिमाग में तीर की तरह चुभ रहा था। उसने सोचा, इंसान कितना बेबस है, वो क्या क्या सोचता है, कितनी बड़ी बड़ी जायदादें बनाता है, कितनी बड़ी बड़ी ज़मीनें रखता है। ख़ुद सुल्तान ज़ीशान ने बताया था कि उनकी इतनी ज़मीन है कि उसमें रेलवे स्टेशन आते हैं, और उनका जो बेटा उनके साथ ही मारा गया वो उनका इकलौता वारिस था। मंसूर सोचता रहा। फिर उसके बाद उसने हसीब से कहा, हसीब सो चुका था, उसकी गर्दन झूल गई थी अपने गरेबान पर। यार तू तो सो गया, जाग जा ताकि मैं तुझसे थोड़ी सी बातें करके मैं भी जाग जाऊं, मेरा भी दिमाग सोया सोया है। हसीब हाँ हाँ करके बौखला के उठा, कहने लगा, हाँ बोलो, कल की मुलाकात याद है? हाँ याद है। मंसूर ने सर खुजाया, बहुत अच्छी तरह याद है। तो फिर क्या हुआ मुलाकात का? देख हसीब, सिर्फ एक गोली ने उनका काम तमाम कर दिया, बेरहम गोली। और उस गोली ने एक लम्हे में
ان کی ساری عمر کی سکندری چھین کر انہیں موت کی نیند سلا دیا۔